आज की क्लास में मैं आपको फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स पढ़ाने जा रही हूँ। अब वापस अगर थोड़ा सा मैं ये रिकॉल कराऊं कि ये फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन की पढ़ाई हम कर कहाँ से रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको प्रोटोजोन्स जब समझाया था, प्रोटोजोन्स क्या है, तो प्रोटिस्टा के अंदर लास्ट कैटेगरी मैं आपके बुक के अकॉर्डिंग प्रोटोजोन समझा रही हूँ आपको। तो इसके मैंने आपको 4 टाइप्स बताए थे, जिसमें से 4 टाइप्स है अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड एंड स्पोरोजोन्स। जिसमें से एक अमीबॉइड प्रोटोजोन्स जो है ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है, और आज की क्लास में ये फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स जो है यहाँ से मैं आपको समझाना स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। अब जब इसका डिस्क्रिप्शन दे रही थी प्रोटोजोन्स के बारे में, तो मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर अमीबॉइड प्रोटोजोन्स हैं तो ये स्यूडोपोडिया फॉर्म करेंगे। अगर फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स है तो इसके पास फ्लैजिला होगा विच हेल्प्स इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट, और सिलिएटेड प्रोटोजोन्स अगर है तो इसके पास सीलिया होगा, और स्पोरोजोन्स के पास कोई भी अपेंडेजेस नहीं होगा, जो कि आपने असाइनमेंट क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में भी ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चंस जो है वो कर रखे हैं, ठीक है। तो हम लोग डिटेलिंग किस चीज के बारे में करने जा रहे हैं, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के बारे में। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स नाम सुनते के साथ आपको एक चीज यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर है कि इस ऑर्गेनिज्म के पास कुछ हो या ना हो, लेकिन एक फ्लैजिला जरूर होगा इसके पास। आपको यहाँ पे ये जो एक टेल लाइक अपीयरेंस दिख रहा है, ये फ्लैजिला है। ये तो ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम बच्चों को तब आती है जब इसका ये दूसरा फ्लैजिला जो है यहाँ पे, ये जो आपको यहाँ पे रन होता हुआ दिख रहा है ना, जो कि बिल्कुल भी नहीं लग रहा फ्लैजिला की तरह, एक्चुअली ये फ्लैजिला है। क्या है ये? फ्लैजिला है। तो जब ये फ्लैजिला है तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ये कौन से टाइप का फ्लैजिला है। ऐसा फ्लैजिला तो आपने कभी देखा ही नहीं आज तक। तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के अंदर मैं लिख देती हूँ, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, पहले आपको समझने पे ध्यान देना, जैसे आप एज इट इज हर क्लास में करते हैं। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के अंदर हम फ्लैजिला बियरिंग ऑर्गेनिजम्स की पढ़ाई करेंगे, और इसके अंदर एक क्लासिक एग्जाम्पल जो आता है वो ट्रिप्नोजोमा का आता है। किसका आता है? ट्रिप्नोजोमा गैम्बियंस। बहुत सारी स्पीशीज है इसके बारे में। तो इसकी खासियत क्या है? इसके पास फ्लैजिला होगा। क्या होगा? फ्लैजिला होगा। और फ्लैजिला अगर होगा तो ट्रिप्नोजोमा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ट्रिप्नोजोमा, ये आपको जो ऑर्गेनिज्म दिख रहा है ये ट्रिप्नोजोमा है, ठीक है। ट्रिप्नोजोमा की क्या खासियत है कि ये 2 फ्लैजिला कैरी कर रहा है। अब 2 फ्लैजिला कैरी कर रहा है तो आप बोलेंगे एक तो हमें नजर आ रहा है, लेकिन दूसरा फ्लैजिला जो है हमें कुछ बहुत अच्छा क्लियर नहीं है। यहाँ पे इसकी बात मैं कर रही हूँ जो ऐसे बॉडी से अटैच्ड है। तो ये क्या करता है, ये पोर्शन जो यहाँ पे इस तरीके से एक बहुत ही थिन मेम्ब्रेनस यहाँ पे स्ट्रक्चर है, जो कि एक दूसरे फ्लैजिला को इसकी बॉडी से अटैच करके रखता है। इसकी बॉडी से क्या करके रखता है? अटैच करके रखता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है इसका। तो क्या मतलब हुआ बोलने का कि ट्रिप्नोजोमा के पास 2 फ्लैजिला है। ट्रिप्नोजोमा के पास क्या है? 2 फ्लैजिला है। उसमें से एक फ्लैजिला फ्री है, ये वाला, और दूसरा फ्लैजिला इसकी बॉडी से अटैच्ड है। मेरी बात समझ आ रही है? एक फ्लैजिला कैसा है इसका? फ्री है, और दूसरा फ्लैजिला कैसा है इसका? बॉडी से अटैच्ड है। ये स्पेशलिटी है किसकी? ट्रिप्नोजोमा की। अब ट्रिप्नोजोमा जो है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? वैसा नहीं कोई हीरो की तरह रोल प्ले कर रहा है। एक्चुअली एक डिजीज का नाम आपने सुन रखा है, दैट इज स्लीपिंग सिकनेस। तो ये स्लीपिंग सिकनेस का पॉजिटिव एजेंट है। ट्रिप्नोजोमा क्या है? स्लीपिंग सिकनेस का पॉजिटिव एजेंट है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे इसकी पढ़ाई कर रहे हैं। और क्लासिक एग्जांपल किसका हो जाता है? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स का। वैसे भी जब हम कोई एग्जांपल लेके उसके बारे में पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं तो वो टॉपिक हमारे लिए इजी हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल के फॉर्म में ट्रिप्नोजोमा 50 टाइम्स तो मैंने बोल दिया तब से, तो वैसे भी सुन के आपको
कुछ तो याद हो ही गया होगा, ठीक है। तो जब हम इसका बेसिक फीचर लिखना स्टार्ट करेंगे तो बेसिक फीचर में आपको यही बातें मेंशन करनी होंगी कि ये फ्लैजेला कैरी करता है, और इसका जो पैरासिटिक फॉर्म है, आप पता है ये जो आपको ये ऑर्गेनिज्म जो दिख रहा है, तो ये क्या दिख रहा है, ये आजू बाजू में ये सब क्या दिख रहा है आपको, ये आरबीसीज हैं। तो एक्चुअली ये क्या है कि अगर आप माइक्रोस्कोपिक व्यू देखते हैं तो किसी पर्सन के ब्लड के स्ट्रीम के अंदर ये ट्रिप्नोसोमा जो है मूविंग कंडीशन में। बोलने का ये मतलब हुआ कि सेप्रोफाइट तो हम बोल नहीं सकते, तो क्या बोलेंगे, हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, पैरासिटिक बचता है। तो हम एक पॉइंट लिखेंगे, इसकी वजह से हमें वहां पे मेंशन करना पड़ेगा दे मे बी फ्री लिविंग और पैरासिटिक। फ्री लिविंग का मतलब किसी ऑर्गेनिज्म पे सरवाइव नहीं करेगा, जैसे आप फ्री लिविंग है, तो ये अगर फ्री लिविंग है तब भी ठीक है। और ज्यादातर जो इसके फॉर्म्स है वो कैसे पाए जाते हैं, मतलब मोस्टली पैरासिटिक है, मोस्टली क्या है, पैरासिटिक है। तो उसमें से एक जो ये ट्रिप्नोसोमा है, ये क्या कर रहा है, ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बस इसका डिस्क्रिप्शन दिया है थोड़ा सा। अब अगर आगे बढ़ेंगे इसमें, ये देखिए, तो डायग्राम में थोड़ा ज्यादा अच्छा क्लियर है यहाँ पे। एक जो इसका फ्लैजेला है ये फ्री है, इट्स फ्री फ्लैजेला। और एक जो फ्लैजेला जो उसमें ज्यादा बेटर दिख रहा था, अभी इसके पहले वाला जो डायग्राम था, इतना ज्यादा थिन मेम्ब्रेन होता है इस फ्लैजेला से अटैच्ड, और इसके मूवमेंट में भी हेल्प करता है, वो तो खर करेगा ही करेगा फ्लैजेला है तो उस मेम्ब्रेन को हम अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, एक अटैच्ड फ्लैजेला है इसके पास, और एक क्या है, फ्री फ्लैजेला। ऑर्गेनिज्म है तो ऑब्वियस साइटोप्लाज्म कैरी करेगा, न्यूक्लियस कैरी करेगा, बट सेल वॉल नहीं है इसके पास आउटर कोटिंग के तौर पे प्रोटीनेशियस लेयर है, जिसको हम लोग पेलिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, पेलिकल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक इसके पास स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग काइनेटोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, काइनेटोप्लास्ट कहते हैं। तो काइनेटोप्लास्ट के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो ये क्या करेगा फिर, अब ये भी यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है। ये बहुत मतलब अच्छा और इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट भी बोल सकते हैं, या फिर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको ये बेस्ट समझ आए। टर्म क्या है आपके पास, काइनेटोप्लास्ट। तो अच्छा ये कैसा है, अभी जो हम ट्रिप्नोसोमा की पढ़ाई कर रहे हैं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, हम प्रोकैरियोट्स पढ़ रहे हैं, यूकैरियोट्स पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, यूकैरियोट्स। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा यूकैरियोट्स की पढ़ाई करने का मतलब है कि माइटोकॉन्ड्रिया तो होगा इसके पास, यस मैम। ठीक है। तो एक्चुअली द साइट इन trypanosoma which contains unusual mitochondrial DNA। अब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बोलने का क्या मतलब है यहाँ पे कि माइटोकॉन्ड्रिया भी है इसके पास और डीएनए भी ये कैरी करने का काम करेगा। तो ऑर्गेनिज्म कैसा है, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा एडवांसमेंट की तरफ हम लोग बढ़ गए, हम प्रिमिटिव लेवल पे ही इस ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये काइनेटोप्लास्ट, कई बुक ने इसको ऐसा लिख रखा है कि काइनेटोप्लास्ट इज द साइट ऑफ अकरेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन ट्रिप्नोसोमा। मतलब ट्रिप्नोसोमा की बॉडी में जहां माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, हम उसको बोलेंगे कि ये क्या है, ये जगह कौन सी है, तो ट्रिप्नोसोमा है। क्या है, ट्रिप्नोसोमा है। तो कई जगह पे जब इसको माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखा जाता है तो कैसा ये नेटवर्क लाइक भी स्ट्रक्चर जो है ये शो करता है, ठीक है। तो ये हम क्या बोलेंगे कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है। क्या बोलेंगे, माइटो मतलब डीएनए, आरएनए बनाएगा, आरएनए प्रोटीन बनाएगा। आगे जाके सेल चैप्टर में आपको, सेल और बायोमोलिक्यूल्स दोनों ही चैप्टर में आपको बताऊंगी। अभी फिलहाल के लिए अगर आपको याद करना है तो आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है इसके पास, स्पेसिफिक माइटोकॉन्ड्रिया जो अवेलेबल है along with mitochondria this specific site is known as kinetoplasm। जैसे कैसे पिछली क्लास में जब मैंने आपको चीजें लिख दी थी वन बाय वन करके, तो आपको ऑलरेडी और अच्छे तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो गया था, तो ठीक उसी तरीके से ये भी क्या करेगा,
जैसे ही मैं रिप्रेजेंट करूंगी आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, ठीक है। अब ज्यादा नहीं, कुछ बेसिक लाइंस जो है वो हम लोग लिख लेते हैं। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन के बारे में, इसके बारे में क्यों पढ़ना पड़ रहा है, ट्रिपनोसोमा के बारे में इसलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि ये एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन का एग्जाम्पल है। उसमें भी ये अनोखा ही है। ये ऐसा नहीं कि नॉर्मल दो फ्री फ्लैजिला कैरी कर लेगा, इसके पास दो तरह के फ्लैजिला अवेलेबल है, जिसमें से एक फ्लैजिला फ्री है और दूसरा जो इसकी बॉडी से अटैच्ड है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज अगर हम बात करें फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के बारे में, तो ऑब्वियस है फर्स्ट पॉइंट तो यही जाएगा कि दे कंटेन फ्लैजिला एज देयर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के तौर पे इसके पास क्या होगा? फ्लैजिला होगा। और फ्लैजिलेटेड पढ़ रहे हैं तो सीलिएटेड तो हम लिखेंगे, है ना। तो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। अब ये जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स हैं, पहली चीज, कहीं ऐसा ना हो कि आपके ब्रेन में एक बात बैठ जाए कि जब भी होगा तो पैरासिटिक ही होगा, फ्री लिविंग ये जिंदा रह ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए आप लिख लीजिए यहाँ पे दे आर ईदर फ्री लिविंग। बोलने का मतलब है कि अगर कोई पैरासाइट नहीं भी मिला ना तो मर नहीं जाएगा, ये लाइफ कंडीशन में रहेगा, उसको हम लोग फ्री लिविंग कहते हैं, ठीक है। दे आर ईदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक, दोनों ही फॉर्म में ये क्या होगा? पाया जाएगा, फ्री लिविंग भी होगा, पैरासिटिक भी होगा। फिर जब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, ऐसे कर देते हैं शॉर्टकट में, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर लिख लीजिए, इसी की वजह से तो हमने क्लासिफाई किया है, तो हम क्या करेंगे? इसी को लिख लेंगे, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। फ्लैजेला है इसके पास। फिर जो बाकी का डिस्क्रिप्शन जाता है वो किसकी वजह से जाता है? ट्रिपनोसोमा की वजह से। बहुत सारी स्पीशीज होती है इसकी, मैं आपको एक लिख रही हूँ यहाँ पे, ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस। अब क्योंकि ये साइंटिफिक नेम है तो इसको हम क्या करेंगे? सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो ट्रिपनोसोमा है ना हमारे पास, तो उसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली बोलने का क्या मतलब हो गया कि हम किसका डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं यहाँ पे? तो डिस्क्रिप्शन हम लोग यहाँ पे जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है उसका भी हम कंप्लीट करते चले जाएंगे, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ऐसा नहीं कि कोई एफर्ट लगाने की आपको जरूरत है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेंगे, ये जो ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस है, इट्स द कॉजेटिव एजेंट ऑफ स्लीपिंग सिकनेस। इज द causative agent of sleeping sickness। स्लीपिंग सिकनेस पता ही होगा आपको, और नाम सुन के भी आपको पता चल ही रहा होगा, मतलब आपका डाइट बाकी सारी चीजें सब कुछ जो है वो नॉर्मल है, लेकिन उसके बावजूद क्या है, हमेशा ही नींद आती रहेगी, वीकनेस सा फील होता रहेगा। तो रीजन ये है कि बॉडी में हार्म करने के लिए ये जब बैठा ही है पैरासाइट, तो ऑब्वियस है कुछ ना कुछ तो हार्म करेगा ही करेगा। तो ट्रिप्नोसोमा जो है ये क्या है? कॉजेटिव एजेंट है, किसका है? स्लीपिंग सिकनेस का, ठीक है। आसान सा है स्लीपिंग सिकनेस, ऐसा नहीं कि याद करने में बहुत ज्यादा आपको एफर्ट जाएगा। अच्छा एक बात बताएंगे मुझे, मलेरिया कॉज करने के लिए कौन सा वेक्टर जाना जाता है? मलेरिया को कॉज करने के लिए कौन सा वेक्टर जाना जाता है?
Plasmodium. नहीं, वेक्टर वेक्टर ऑर्गेनिज्म, उसका पॉजिटिव एजेंट नहीं पूछ रही मैं, वेक्टर पूछ रही हूँ। देखिए क्यों पूछा मैंने, मैं बताती हूँ। उसका वेक्टर जो है मॉस्किटो है। हम जो बोलते हैं ना कि मॉस्किटो की वजह से हो रहा है मलेरिया, एक्चुअली मॉस्किटो बेचारा खुद ही क्या है वहां पे विक्टिम है। क्यों बताने की जरूरत पड़ रही है, हमारे पास यहाँ दूसरा एग्जाम्पल। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, इसको पहचानते हैं आप। ये बात अलग है कि पहचान तो रहे लेकिन नाम नहीं जानते इसका। पहचानते हैं इसको, सिसी फ्लाई कहते हैं Yes. इसको। क्या Yes, ये, ma'am. हाँ पहचानते हैं, बट वो ये कि आपको नेम नहीं पता होगा कि इसको बोलते क्या है। ठीक। तो टी साइलेंट होता है इसके प्रोनाउंसिएशन में, इसको सीसी फ्लाई बोला जाता है। देखिए ऐसे, टी एस ई, टी एस ई, सीसी फ्लाई। ये आप समझेंगे ध्यान से, इट्स नॉट कॉजेटिव एजेंट। सीसी फ्लाई इज द वेक्टर ऑफ स्लीपिंग सिकनेस। जैसे मलेरिया का वेक्टर कौन है, मॉस्किटो है, ठीक उसी तरीके से ये जो सीसी फ्लाई है, ये क्या है, वेक्टर है। किस चीज के लिए, स्लीपिंग सिकनेस के लिए। मतलब क्या हुआ कि ये एक कैरियर की तरह, वेक्टर की तरह, जो ट्रिप्नोसोमा है उसको उठा के इधर से उधर ट्रांसफर करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर आपसे पॉजिटिव एजेंट पूछा जाए तब ट्रिप्नोसोमा लिखेंगे। अगर आपसे वेक्टर पूछा जाए, क्वेश्चन का फर्क समझेंगे। असाइनमेंट क्वेश्चंस में मैं करा दूंगी ताकि आपको और अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो सीसी फ्लाई के बारे में बोला जाता है कि ये पॉजिटिव एजेंट नहीं है, वेक्टर है। ये क्या है, ये वेक्टर है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। मैं एक ज्यादा नहीं, एक स्टेटमेंट जो मैं लिख देती हूँ, इसके बहुत सफिशिएंट है। CC fly is the main vector for sleeping sickness। या फिर ऐसा ज्यादा अच्छा रहेगा, मेन वेक्टर फॉर ट्रिप्नोसोम्स, उसी का नाम ही लिख लेते हैं। which causes, एक्यूरेट हो गया, which causes sleeping sickness। ये जो स्लीपिंग सिकनेस है ना, इसका दूसरा नाम है, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रिप्नोसोमियासिस भी कहते हैं इसको। ठीक है, इसी के विद इन ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे कैसे अमीबिक डिसेंट्री है तो उसको अमीबियासिस भी कहते हैं, अमीबा कॉज करता है। इसको हम लोग ट्रिप्नोसोमियासिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रिप्नोसोमियासिस भी कहते हैं। ठीक है, तो ह्यूमंस को भी ये क्या करता है, अफेक्ट करने का काम करता है, लाइफ स्टॉक को भी करेगा। तो कौन है ये, सीसी फ्लाई। काफी कॉमन है, पहचानते हैं आप इसको, ये बात अलग है आपको नाम नहीं पता था। ये देखिए, ये इसकी बात हम लोग कर रहे हैं, इसका नाम आप जानते हैं ऑलरेडी। तो मतलब पहचानते हैं, आपको नेम नहीं पता था कि यही है, तो मैंने आपको शो कर दिया। ठीक है, काफी कॉमन है ये, जगह जगह आपको उड़ता फिरता हुआ दिखता होगा। लेकिन आज के बाद से आपको ये बात पता चल गई कि ये क्या है, ये खुद भी एक वेक्टर है। खुद भी क्या है, वेक्टर है। कई बार बच्चे ना क्वेश्चन पूछते, कहते हैं मैम कैरियर में और वेक्टर में क्या फर्क है। आपने दो टर्म सुना है ना बायो में, एक आप कैरियर सुनते हैं, एक वेक्टर सुनते हैं। सुना है, कैरियर टर्म सुना है, नहीं सुना है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. और एक वेक्टर भी सुना होगा।
वो भी सुना है, वो तो खैर तब से मैं बोल ही रही हूँ आपको। देखिए, जैसे हाउस फ्लाई है ना, मक्खियां जो होती हैं, ये अगर किसी चीज पे बैठी और इसने क्या किया, अपने अपेंडेजेस में चिपके हुए जो भी जर्म्स हैं, माइक्रोब्स हैं, कंटामिनेटेड फूड, मतलब फूड कहीं पे अगर लगा हुआ है बाहर, और वहां पे ले जाके क्या किया, उसको इन्होंने स्प्रेड कर दिया। अब किसी पर्सन ने वो फूड खाया तो उसको इन्फेक्शन हो गया, तो समझिएगा ध्यान से, वो जो वहां पे हाउस फ्लाई है उसकी बॉडी के अंदर नहीं गया था वो माइक्रोब। कैरियर मतलब, अगर हिंदी में हम बोले तो वाहक, मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसपोर्ट कर जरूर रहा है, बोलेगा हम, मुझे कोई मतलब नहीं है, हो गया गलती से ट्रांसफर तो हो गया, ठीक है। लेकिन जो वेक्टर टर्म है ना, ये डेंजरस हो जाता है। वेक्टर का जो विक्टिम है ना, वेक्टर मतलब, अगर यहाँ पे ये मैं आपको सीसी फ्लाई शो कर रही हूँ, वेक्टर का मतलब है ये भी शिकार होगा, इसकी बॉडी के अंदर भी इसका लाइफ साइकिल चलेगा। जैसे कैसे मलेरिया है, मलेरिया का केस जब मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12th में डिटेल में, थोड़ा सा तो अभी हम लोग स्पोरोजोन्स करेंगे, तो वहां भी लाइफ साइकिल मोटे तौर पे ऊपर ऊपर से तो मैं बता ही दूंगी आपको। तो यहाँ पे ठीक उसी तरीके से ये क्या है, जो ये सीसी फ्लाई आपको दिख रहा है। तो जब वेक्टर टर्म की बात करेंगे, तो वेक्टर बोलने का मतलब है कि इसकी बॉडी के अंदर से भी इसका लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीटली कोरिलेटेड होगा। तो अगर आज के बाद से कोई आपसे पूछे कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कैरियर एंड वेक्टर, तो सुनने में एक सा लगता जरूर है, लेकिन फर्क ये है कि अगर कैरियर है, अगर क्या है, कैरियर है, तो कैरियर बोलने का मतलब है कि सीधा अपेंडेजेस में स्टिक हो गया, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर दिया। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, वेक्टर के बारे में, तो वेक्टर बोलने का मतलब है कि इसकी बॉडी के खुद के अंदर भी उसका लाइफ साइकिल जो है वो कोरिलेट कर रहा होगा। ये फर्क है वेक्टर में और कैरियर में, ठीक है। हाँ, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे, एक्चुअली हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पे। आपको इतना लेक्चर सुनने के बाद ये तो याद हो ही गया होगा कि द वेक्टर विच ट्रांसपोर्ट्स ट्रिप्नोसोमा इज सीसी फ्लाई। तो ये वेक्टर कौन है, तो ये सीसी फ्लाई है, यही ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, किसको, ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस को, इधर से उधर करने का काम वही करता है। अब ये ट्रिप्नोसोमा जो है, इसकी क्या खासियत है, तो इसके पास दो फ्लैजेला, अभी अभी आपने देखा ही, आपको उसमें रटने की कुछ जरूरत है ही नहीं। तो जहाँ पे ये डायग्राम अवेलेबल है, अब हम लोग इसको मिनिमाइज करेंगे, क्योंकि आपको जितना जो समझना था आप समझ चुके हैं। देखिए, ये रहा, ये डायग्राम सामने रहेगा तो आपको भी लिखने समझने में आसानी होगी। ये रहा। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, टू फ्लैजेला है इसके पास, क्या है, टू फ्लैजेला। ऐसे करते हैं रिप्रेजेंटेशन में इसको, टू फ्लैजेला। उधर से म्यूट करेंगे, वन फ्लैजेला इज फ्री नेक्स्ट लिखेंगे, सेकेंड फ्लैजेला second flagella is attached with outer membrane अब अगर कोई आपसे पूछे कि एक फ्लैजेला फ्री है और दूसरा फ्लैजेला जो है बॉडी से अटैच्ड है, तो कौन से फ्लैजेला के पास
अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, तो जो बॉडी से अटैच्ड है। फ्री वाला तो फ्री है ना, यहाँ पे तो कहीं कोई टेंशन है ही नहीं। लेकिन जो ये क्या है, बॉडी से अटैच्ड है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं, ऐसे एरो का यूज कर ही रहे हैं, मैं ही नीचे डाल देता हूँ। Attached with the help of, आपको यहाँ दिख रहा है ना लिखा हुआ ये एंडुलेटिंग मेम्ब्रेन, मैं वही मेंशन कर रही हूँ। ठीक है, हो गया ये। कैसे अटैच्ड है, तो अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन जो है इसकी हेल्प से ये अटैच है। चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ रही हूँ। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, जो अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, यहाँ तक के पॉइंट्स क्लियर है आपको। एक बस रह गया यहाँ पे, एक पेलिकल और एक काइनेटोप्लास्ट, इसको जल्दी भी करते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए पेलिकल। ट्रेपनोसोमा contains outer proteinaceous coating which is known as पेलिकल। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेलिकल बोलेंगे। ये आप पहले भी सुन चुके हैं। और फिर लास्ट में क्या आता है आपके पास, काइनेटोप्लास्ट। काइनेटोप्लास्ट, काइनेटोप्लास्ट is a specialized region of the mitochondria of trypanosomes चलिए अभी के लिए इतना ही याद रखिए, बहुत है आपके लिए। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ तक जो आपको एक्सप्लेन किया है, डिस्क्राइब किया है, यहाँ तक समझ आया सबको? मैम ये जो पेलिकल एंड काइनेटोप्लास्ट है मैम, ये सिर्फ ट्रिप्नोसोमा में होगा या उसके और भी स्पीशीज में हो सकता है? नहीं नहीं, पहले भी जब मैं आपको प्रोटिस्टा पढ़ा रही थी, तो वहां पे जब आप पढ़ रहे थे यूग्लिना वगैरह, तो उसमें भी तो था पेलिकल। ठीक है, जहां जहां पे फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ होगी ना, वहां पेलिकल कोई कॉपीराइटेड नहीं है।
ये एक प्रोटीनेशियस कोटिंग है, जहां भी आप देखेंगे कि वॉल नहीं होगा और उसको रिक्वायरमेंट होती है किस चीज की, फ्लेक्सिबिलिटी की, और थोड़ा बहुत वो किसके साथ कंसर्न होना चाहिए कि वो फोटोसिंथेटिक नहीं होना चाहिए। जैसे यूग्लिना के पास तो इसलिए था क्योंकि अगर उसको आप सनलाइट अवेलेबल नहीं करा रहे थे तो वो प्रीडेशन भी शो कर रहा था, इसकी वजह से वो कैरी कर रहा था। क्योंकि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म एक जगह पे स्टैटिक नहीं है तो उसको मूव करने के लिए, घूमने के लिए, अपने सारे वर्क और फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी तो चाहिए ही चाहिए। तो फ्लेक्सिबिलिटी जहां जहां पे अवेलेबल होगा वहां वहां पे आपको पेलिकल जो है वो सुनने को मिलेगा। ठीक है, यस मैम। और कोई डाउट किसी को? नो मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स बहुत ही आसान है समझना, क्योंकि ये जो मेंबर है ना पैरामीशियम, इसको आप बचपन से पहचानते हैं। बुक्स में जब भी इसका डिस्क्रिप्शन आता है तो आपने क्या सीख रखा है कि ये स्लीपर शेप्ड है। सही में जैसे शूज वगैरह का जो सोल अवेलेबल होता है उसी तरीके का शेप आपको किसका देखने को मिल रहा है, ये पैरामीशियम का। ठीक है, पैरामीशियम की दो स्पेलिंग आपने किताबों में देखी होगी, PARAMECIUM है तब भी सही है। अगर हम PARAMOECIUM लिखते हैं तब भी सही है। आपके बुक में लिखा है PARAMOECIUM, दैट्स आल्सो करेक्ट। ठीक है, तो ये पैरामीशियम है। फ्लैजेला के बारे में लिमिटेशंस है, जैसे जब जब जहां जहां आपने फ्लैजेला पढ़ा है तो मैंने आपको पढ़ाया है, स्पेशली लिखा है 2 फ्लैजेला, 1 फ्लैजेला। इवन जब आप बात कर रहे थे डायनोफ्लैजेलेट्स के बारे में तो 2 फ्लैजेला, एक बॉडी में वर्टिकली था तो दूसरा हॉरिजॉन्टली था, उसकी पोजिशनिंग पढ़ना पड़ता है, उसके नंबर को सीखना पड़ता है आपको। लेकिन जब फ्लैजेला की बारी आती है ना, ये देखिए बहुत छोटे छोटे ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स है हेयर लाइक, नो डाउट। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि सेल चैप्टर जब मैं आपको कराऊंगी तो सीलिया और फ्लैजेला का अल्ट्रा स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, जस्ट फोटोकॉपी है दोनों के दोनों। मतलब अगर आप एक सीलिया को काटे, ट्रांसफर सेक्शन करें, और अगर आप एक फ्लैजेला को काटे, उसका ट्रांसफर सेक्शन करें, तो आपको माइक्रोस्कोप के अंदर दोनों सेम अपीयरेंस शो करता है। तो बस फर्क इतना है कि ये साइज में छोटे छोटे होंगे और ये नंबर में न्यूमरस होते हैं, बहुत सारे नंबर में पाए जाते हैं। कौन? सीलिया। तो सीलिएटेड प्रोटोजोन जो है, इसके एग्जांपल में क्या है आपके पास? पैरामीशियम। अब इसके पास क्या है, ये इन करने के बाद ये जो पोर्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे गलिट लिखा गया है इसको। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि बाहरी आउटर सरफेस की तरफ तो ये ना बाहर एक्सटीरियर की तरफ ओपन हो रहा है ये। सवाल ये उठता है कि पैरामीशियम की बॉडी में इतनी सारी चीजें हैं तो कौन सा पार्ट है जो बाहर एक्सटीरियरली इसकी बॉडी में ओपन हो रहा है? तो इसके पास क्या है, गलेट है, दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। ठीक है, और सीलिया का जो यहाँ पे मूवमेंट है काफी स्मार्ट होता है। बोलने का ये मतलब है कि अगर इस पैरामीशियम ने यहाँ पे कोई फूड पार्टिकल देखा तो कैसे आप अगर कभी घर में वाइपिंग करना स्टार्ट करते हैं, झाड़ू लगाना स्टार्ट करते हैं,
तो अगर आप इधर से इधर मूव करेंगे तो जिधर की तरफ मूव करेंगे उधर ही तो जाएगा। ये क्या करेगा कि उसी तरीके से ये इसको यहाँ से गलेट की तरफ भेजना स्टार्ट करेंगे ये सीलिया, और इधर वाले भी क्या करेंगे अपने डायरेक्शन को किधर की तरफ मूव कराएंगे यहाँ पे, तो जहाँ पे इसका गलेट अवेलेबल है उधर की तरफ, तो जिसकी वजह से ये फूड पार्टिकल जो है इसके गलेट में इन हो जाएगा। तो ये भी क्या है काफी स्मार्ट वर्क करता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो फूड है उसकी स्टीयरिंग हो रही है गलेट की तरफ, लेकिन स्टीयरिंग करने का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, तो सीलिया कर रहा है। एक ऐसा ये अनोखा ऑर्गेनिज्म है, पूछा भी जाता है अलग से, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कंटेन्स 2 न्यूक्लियाई। ये इतना स्पेशल है कि इसके पास 2 न्यूक्लियाई अवेलेबल है। बड़े वाले को मैक्रो न्यूक्लियस कहते हैं, छोटे वाले को माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं। छोटे वाले क्या कहते हैं, माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं। फिर आप जैसे अमीबा में पढ़ रहे थे उसी तरीके से इसके पास भी क्या है, जो बाहरी वॉल की तरफ जो साइटोप्लाज्म है दैट इज एक्टोप्लाज्म, जो अंदर की तरफ है दैट इज एंडोप्लाज्म। ओरल ग्रुप तो खैर है ही इसके पास। गलेट में एक जहां पे ये इन होने वाला होता है दैट कंटेन्स अ स्पेसिफिक साइट दैट इज नोन एज साइटोस्टोम। स्टोम वर्ड जो है ना वो ओपनिंग के पास आता है, समझ गए। और ये जो कैविटी है दैट इज गलेट, क्या यहाँ पे गलेट। फिर देखिए एक और यहाँ पे आपको लेवल दिया गया है, उस लेवल को यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, साइटोप्रोक्ट बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, साइटोप्रोक्ट। साइटो मतलब सेल होता है, क्या होता है, सेल होता है। तो अगर पैरामीशियम का मूवमेंट इस तरीके से है तो ये पैरामीशियम है। पैरामीशियम कोई बहुत एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म नहीं है कि ये किडनी वगैरह सब लेके बैठा रहे। तो क्या ऑप्शन बचा बेचारे के पास कि जब ये पूरे फूड का डाइजेशन कर लेगा तो अनडाइजेस्टेड जो वेस्ट बचा है, तो क्या बचा है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो बचा हुआ है यहाँ पे, तो वो जिस वैक्यूल में ये कैरी करने का काम करता है, तो उस अनडाइजेस्टेड फूड के लिए हम लोग टर्म क्या इस्तेमाल करते हैं, साइटोप्रोक्ट। एक लाइन में लिख दूंगी आपको, वैसे भी समझ आ जाएगा। और फूड को देख के इसने तुरंत जो वैक्यूल बनाया था दैट्स फूड वैक्यूल, तो यहाँ पे मेंशन भी किया गया है न्यूली फॉर्म फूड वैक्यूल। सीलिया तो आपको दिख ही रहा है, इट आल्सो कंटेन्स अ प्रोटीनेशियस कोटिंग दैट इज नोन एज पेलिकल। फिर क्या है, इसके पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ये काफी ज्यादा नंबर में कैरी करता है। जो अपर साइड में होगा उसको बोलेंगे एंटीरियर, जो पीछे की तरफ होगा उसको बोलेंगे पोस्टीरियर। और ये और भी फूड वैक्यूल जो है वो कैरी करने का काम कर रहा है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर खासियत क्या होती है, वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को हमें स्टोर करके रख लेना है, ठीक है। उसके बाद एक और लेवल जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, जो कि अगर आप ध्यान से देखिए डायग्राम को तो उसको देख के भी आपको समझ आ सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे टर्म सुनने को मिल रहा है ट्राइकोसिस्ट। क्या सुनने को मिल रहा है, ट्राइकोसिस्ट। तो ट्राइकोसिस्ट क्या है, डिफेंसिव नेचर का होता है। इसके ऊपर ना रिसर्च चल रहा है अभी भी। जो ट्राइकोसिस्ट आपको यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो ट्राइकोसिस्ट के ऊपर अभी भी रिसर्च चल रहा है कि एक्चुअली ये करता क्या है। तो पैरामीशियम को डिफेंड करने का काम करता है। बोला जाता है, अगर कोई आपसे पूछे बताओ मुझे एक लाइन में बोलो क्या समझते हो ट्राइकोसिस्ट का मतलब, आपको बोलना है डिफेंसिव ऑर्गेनल अगेंस्ट सेवरल प्रेडेटर्स। बाहर की तरफ से अगर कोई आके इसको खाने की कोशिश करता है तो ट्राइकोसिस्ट पैरामीशियम को उससे बचाने का काम करेगा, ठीक है। तो ये सीलिएटेड प्रोटोजोन है, काफी आसान है, डायग्राम देख के चीजें वैसे भी सुपर इजी हो जाती हैं। तो धीरे धीरे इसको लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए, सीलिएटेड प्रोटोजोन जो है इसमें सबसे पहली चीज आपको पता ही है क्या लिखने वाले हैं हम लोग, कि इसके पास सीलिया प्रेजेंट होगा, तभी हमने इसका जो नोमेनक्लेचर है वो इस तरीके से कर रखा है, ठीक है। ये भी कैसे है, हैबिटेट लिख लीजिए सबसे पहले, सबसे आसान। हैबिटेट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसका हैबिटेट कैसा है, वर्टिकल। कोई आपसे पूछे कि ऑर्गेनिज्म कैसा होगा, एक्टिव होगा या पैसिव होगा, तो भाई ये तो
खुद बेचारा पहचान करा रहा है इतना सारा सीलिया शो करके। ये क्या है, ये एक्टिवली मूविंग है, ठीक है। तो फिर हम लोग इसमें लिखेंगे aquatic एंड एक्टिवली, बहुत एक्टिव होता है ये, एक्टिवली मूविंग organism due to presence of thousands of cilia। बस आसान है, ये तो नजर आ रहा है आपको, इसमें तो कुछ रखना नहीं है। फिर इसके पास क्या है, गलेट है। दे हैव a cavity called gullet that opens to the outside। outside of the cell surface। और ये जो सीलिया है इसका, ठीक है, ये बहुत स्मार्ट वर्क करता है। सीलिया causes the water level with food to be स्टीयर्ड। मतलब कोई चीज किसी को अपने डायरेक्शन से किसी प्रॉपर डायरेक्शन में भेजने की कोशिश, जैसे कैसे गाड़ी वाड़ी में हम लोग स्टीयरिंग बोलते हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखना है विथ फूड टू बी स्टीयर्ड इनटू द वैलेट, इनटू द गलेट। ये जो मैंने यहाँ लिखा है इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को, आगे बढ़े हम लोग। नो मैम। अब एक चीज देखिए, आपको जो यहाँ दिख रहा है ना, मैं वही लिखूंगी, उससे एक लाइन भी एक्स्ट्रा नहीं लिखूंगी मैं। जैसे paramecium contains two nuclei, that is macronucleus and micronucleus। दोनों का थोड़ा सा कोऑर्डिनेटेड वर्क होता है, काम इन्होंने वर्क ऑफ डिवीजन यहाँ पे कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ओरल ग्रूव है इसके पास, दैट ओपन्स इनटू गलेट, जो अभी अभी देखा आपने। एंड द ओपनिंग साइट, वो जो साइट है वहां पे, दैट इज टर्म्ड एज साइटोस्टोम। गलेट तो खैर लिख ही लिया आपने। देन साइटोप्रोक्ट, जो इसका क्या है यहाँ पे, वेस्ट फूड है, तो उसके लिए कोई ना कोई एक्सक्रीटरी वेस्ट के लिए हम टर्म देंगे, तो हमने यहाँ पे साइटोप्रोक्ट बोल दिया। तो फिर क्या है, हाँ, और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल तो मैंने आपको काफी बार बता रखा है, जब कभी भी कहीं भी आएगा चुपचाप लिख देना है, हेल्प्स इन एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, ठीक है। तो यही जो है वो नेक्स्ट पेज पे हम लोग करने वाले हैं जल्दी जल्दी। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं आगे बढ़ती हूँ। यस मैम। Yes, ma'am.
चलिए इसको छोटा ही रखते हैं यहाँ पे, ये रहेगा ना तो जल्दी जल्दी आप समझने में और लिखने में आपको आसानी होगी, बस इसलिए रखा मैंने यहाँ पे। ठीक, चलिए पेलिकल दिख रहा है, लिख लेते हैं, कुछ नहीं जाता लिखने में। पेलिकल क्या है ये? आउटर, अब तो लेक्चर लिखने की जरूरत नहीं, आप सीख चुके हैं। आउटर प्रोटीनेशियस कोटिंग, बस ओवर। फिर पैरामीशियम कंटेन्स, वो नहीं लिया इसमें तो, पैरामीशियम दोनों सही है, ओ ई भी सही है, आपके बुक ने ओ ई लिख रखा है। पैरामीशियम कंटेन्स 2 न्यूक्लियाई, देख रहे हैं, दिख रहा है आपको कौन कौन से न्यूक्लियाई है इसके पास? तो एक है मैक्रो न्यूक्लियस, मैक्रो एंड माइक्रो। हाँ, नंबर 1 इज जो लार्जर साइज में है, दैट इज मैक्रो न्यूक्लियस। फिर आपके पास है माइक्रो। दोनों ने काम अपना ना डिवाइड कर लिया है। मैक्रो ने बोला मैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करता हूँ, और माइक्रो को बोला गया तुम एक काम करो, कहाँ पे क्या जेनेटिक वर्क जो है वो मेंटेन करना है, तुम वो करने का काम करो। आपको इतना अगर याद रहता ना कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो 2 न्यूक्लियाई कैरी करता है वो पैरामीशियम है, यही बहुत बड़ी बात है आपके। ठीक है, पेलिकल भी हमने लिख ही दिया। ठीक, फिर हम यहाँ पे बात करते हैं जो आपको अलग से यहाँ पे दिख रहा है, ट्राइकोसिस्ट। अलग से है बट आसान है, ऐसा नहीं है कि सुन के ना आपको ऐसा फील हो नहीं हमने क्या पढ़ लिया, हमारे सर के ऊपर से जा रहा है, वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें एक लाइन आप लिख सकते हैं, ट्राइकोसिस्ट सर्व एज डिफेंसिव, बस यहीं पे सारा मीनिंग जो है वो क्लियर हो गया। डिफेंसिव ऑर्गेनेल अगेंस्ट सेवरल predators। ठीक है, ट्राइकोसिस्ट भी हो गया। फिर आइए कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पे जानते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, हेल्प्स इन, पहले ऑस्मो रेगुलेशन लिखेंगे, देन एक्सक्रीशन लिखेंगे, दोनों में हेल्प करेगा ये। ठीक है, लेकिन इसका एक्यूरेट वर्क क्या है? फिर हम लोग बात करते हैं इसके साइटोप्रोक्ट के बारे में। किसके बारे में? साइटोप्रोक्ट के बारे में। चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं किसी को? नो मैम। साइटोप्रोक्ट, the cytoproct is used for the excretion। जब इसके यहाँ पे इस डायग्राम को देखेंगे ना, इससे भी आपको समझ आ जाएगा कि कैसे बॉडी से डिफ्यूज आउट करके यहाँ से धक्के मार के इसको बाहर करने का काम करेगा, उससे भी समझ आ जाएगा। द साइटोप्रोक्ट इज यूज्ड फॉर द excretion of
digestible, debris contained in the food vacuum. बस हो गया, ये साइटोप्रोक्ट भी हो गया। फिर बात करते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में, ऐसे लिख लेते हैं। साइटोप्लाज्म के बारे में जब हम लोग बात करें तो ये क्या कर रहा है, आउटर साइटोप्लाज्म भी कैरी कर रहा है और इनर साइटोप्लाज्म भी कैरी कर रहा है। एक को हम बोलेंगे एक्टोप्लाज्म। आउटर साइटोप्लाज्म। फिर हम लोग यहाँ बात करेंगे अब एक्टोप्लाज्म है ना, इसको मैं क्या कर दूं, यहाँ पे एंडोप्लाज्म कर दूं, ENDO हो गया एंडोप्लाज्म। यहाँ आउटर, यहाँ क्या कर दूं मैं, इनर कर दूं। साइटोप्लाज्म। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ू मैं। Yes, ma'am. एक ही बच रहा है, तो फूड वैक्यूल बच रहा है बस। चलो। फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल helps in providing nutrition to paramecium. मतलब क्या हुआ कि अगर आपको सीलिएटेड प्रोटोजोन सीखना है तो आपने कैसे सीखा इसको, इसके एग्जाम्पल को कैच करके। सबको तो वैसे ही सीखना है। किसी के बारे में भी हम बात करें, अगर हम सीलिएटेड की बात करें, फ्लैजिलेटेड की बात करें, या स्यूडोपोडिया की कंटेनिंग जो अमीबा था उसके बारे में बात करें, किसी भी चीज को समझने के लिए, चाहे हम प्लांट किंगडम की पढ़ाई कर रहे हो, चाहे हम एनिमल किंगडम की पढ़ाई कर रहे हो, चाहे हमारे पास मोनेरा हो, प्रोटिस्टा हो, फंजाई हो, किसी भी चीज के बारे में जब हम पढ़ाई करते हैं, सबसे अच्छा तरीका क्या है, उसके ऑर्गेनिज्म को कैच करके, उसके एग्जाम्पल को कैच करके, उसके सारे डिस्क्रिप्शन को सीख लिया जाता है। और उसके डिस्क्रिप्शन को सीखते के साथ वो चीजें जो है
वो ऑटोमेटिकली आसान हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ किसके एग्जाम्पल को कैच करके आपने सीखा है? पैरामीशियम। चलिए असाइनमेंट क्वेश्चन स्टार्ट करूं मैं? यहाँ तक कोई डाउट नहीं किसी को? मैम पैरामीशियम अगर किसी अपने फूड को वो एनगल्फ करता है पहले, तो फिर मैम एक तरीके से फैगोसाइटोसिस कर रहा है ना? हाँ, ये भी बोल सकते हैं, है ना। चलिए give an example of flagellated protozoan। क्या लिखेंगे? मैम ट्रिप्नोसोमा। ठीक है, वेरी गुड। ट्रिप्नोसोमा कैम्पस। Then second question is mention the causative agent of sleeping sickness। यही सेम आंसर होगा, यही है इसका पॉजिटिव एजेंट। मैम यहाँ पे सीसी फ्लाई नहीं लिखेंगे? नहीं, अगर वेक्टर पूछा जाएगा तब लिखेंगे, समझ गया? ओके मैम। जैसे अगर कंफ्यूजन है तो मैं उसके लिए भी क्वेश्चन लिख दूं। Name the vector of sleeping sickness। अब हो जाएगा सीसी फ्लाई। जैसे कैसे? अगर पूछा जाता है नेम द मलेरियल पैरासाइट, तब तो हम लोग स्पोरोजोन्स लिखते हैं, लेकिन नेम द वेक्टर ऑफ मलेरिया तो मॉस्किटो लिखते हैं, है ना। उसी तरीके से नेम द वेक्टर ऑफ स्लीपिंग सिकनेसेस, सीसी फ्लाई। यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल? यस मैम। Mention the name of that organism which poses one micronucleus and one macronucleus। समझ गए? क्या लिखेंगे? पैरामीशियम। पैरामीशियम। देन ये 3 इयर्स पूछा गया है क्वेश्चन, ऑल्टरनेटिव ईयर्स में करके। मेंशन
द फंक्शन ऑफ, कई बार मैंने आपको ये करा रखा है ताकि आप एग्जाम में ना भूले, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूम। ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे नेम द structure in Paramecium which helps in excretion। तब क्या लिखेंगे? साइटोप्रोट। क्या लिखेंगे? साइटोप्रोट। इस पेज में कोई डाउट नहीं, किसी को क्लियर है बिल्कुल? मैम पैरामीशियम में जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी एक्सक्रीशन करेगा एंड साइटोप्रोक भी एक्सक्रीशन करेगा। हाँ, लेकिन ये कैसा करेगा? ये जो एक्सक्रीशन है, जैसे किडनी का एक्सक्रीशन है, आपके बुक में चैप्टर 19 है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, ठीक है? उसको जब टर्न करेंगे ना, तो उसमें आपको पूरा किडनी 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 पढ़ना है। तो किडनी का फंक्शन क्या है? ऑस्मोरेगुलेशन का, मतलब फ्लूइड वाले पार्ट का भी एक्सक्रीशन होता है। पहली चीज, जब डाइजेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें अनडाइजेस्टेड फूड का भी एक्सक्रीशन पढ़ेंगे, दैट्स आल्सो एक्सक्रीशन। अब है समझ में? मतलब यस मैम। हाँ, तो ये दोनों क्या है? एक्सक्रीशन दो तरह का है। जब हम साइटोप्रोक्ट के बारे में बात करते हैं तो ये क्या करेगा कि जो इनडाइजेस्टिबल जो फूड है ना, जिसको कि डाइजेशन होना ही नहीं था, जो उसके लिए वेस्ट है, तो एनल पोर वाले रीजन से क्या होगा? वहां से बाहर हो जाएगा। ठीक है? तो उसके लिए भी हम लोग क्या बोलेंगे कि क्या है यहाँ पे एक्सक्रीशन में क्या हेल्प करेगा? साइटोप्रोक। तो ये कैसे पकड़ेंगे? तो आपको उस तरीके का ऑप्शन वहां पे दिया जाएगा। जैसे अब मैं क्वेश्चन ऐसा पूछ रही हूँ, मैंने यहाँ पे साइटोप्रोक लिख दिया, सीलिया लिख दिया, साइटोस्टोम लिख दिया, बकल एपर्चर लिख दिया, पेलिकल लिख दिया, तब क्या हो जाएगा? साइटोप्रोक। ठीक है? यस मैम। Give the term for defensive organelle of Paramecium क्या सिखाया मैंने आपको? मैम ट्राइकोसिस। ठीक है? देन लिखिए write a detailed note on flagellated
प्रोटोजोन ये करेंगे जो आपने डिस्क्रिप्शन सीखा है आज की क्लास में। देन डिस्क्राइब कैटेगरी ऑफ पैरामीशियम, मतलब इनडायरेक्ट वे में आपसे यहाँ पे सीलिएटेड प्रोटोजोन के बारे में पूछा जा रहा है। देन लिखेंगे मेंशन नंबर and types of flagella in trypanosoma। समझ आया? पहले लिखेंगे फ्लैजेला का नंबर कितना है, 2 है। फिर क्या लिखेंगे, एक फ्लैजेला बॉडी से अटैच है, दूसरा फ्लैजेला कैसा फ्री है, बस यही मेंशन करना है इसमें, ठीक है। इसकी बात नहीं करनी। ये सारे असाइनमेंट क्वेश्चंस क्लियर है सारे बच्चे को? 8 क्वेश्चन जो मैंने पूरा आपको डिस्क्राइब कर रखा है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, उसको डिस्क्राइब करना है। और 9th क्वेश्चन में आपको पूरा पैरामीशियम, मतलब 8 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 3 मार्क्स का है, 9th क्वेश्चन भी 3 मार्क्स का है, 10th क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, बाकी सारे क्वेश्चंस जो थे वो क्या थे, 1 मार्क के थे, ठीक है। एग्जाम टाइम में बच्चे पूछते हैं मैम हमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पता, 3 मार्क क्वेश्चन नहीं पता, 2 मार्क्स नहीं पता, 5 मार्क्स नहीं पता, तो साथ के साथ में मैं आपको प्रैक्टिस कराती चलूँ, ठीक है। आज की क्लास में कोई डाउट किसी को? नो मैम। लीव करूँ मैं? हम ट्रिपनोसोमा को 2 फ्लैजिलास क्यों चाहिए होते हैं? एक फ्लैजिला तो ऐसे नॉर्मली फ्री है, वो तो उसके लोकोमोशन में मूवमेंट में हेल्प करेगा ही करेगा। इसका जो मूवमेंट है ना उसको बोला ही जाता है अंडुलेटिंग मूवमेंट, जैसे वॉर्म्स मूव करते हैं ना, ठीक उसी तरीके से ये भी अंडुलेटिंग मूवमेंट शो करता है, ऐसे जैसे कैसे खिसक खिसक के चलना किसी चीज को, तो अंडुलेटिंग मूवमेंट में हेल्प करेगा। और आपको पता है ये जो है, ये तो डिस्क्रिप्शन के टाइम भी मैंने बताया था, इस मेम्ब्रेन का नाम भी अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन ही है। तो ये जो टाइप ऑफ मूवमेंट करता है दैट इज अंडुलेटिंग मूवमेंट, समझ गए। कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अटैच्ड फ्लैजिला, तो बोलेंगे इट हेल्प्स इन अंडुलेटिंग मूवमेंट, ठीक है। लीव करूं मैं? यस मैम।